दोस्तों, बात है 17 जून 1972 की। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बारे में। आखिर रिचर्ड निक्सन को अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 2024 की अगर रिपोर्ट उठाई जाए तो 180 ममालिक में से इंडियन मीडिया का जो रैंक है वो 159 पर है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। आखिर आज एक आसान जबान में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया का यानी जर्नलिज्म का कितना किरदार रहना चाहिए और यह जरूरी भी है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली बात मैंने आपसे कही कि बात है 17 जून 1972 की। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनके खिलाफ एक स्कैंडल उभर कर आया, जिस स्कैंडल का नाम था वाटरगेट स्कैंडल। जब आप इसी वक्त गूगल सर्च करेंगे तो आप यह टाइप करेंगे कि दुनिया के नामवर और मशहूर जर्नलिस्ट जिन्होंने अपना ऐसा कारनामा दिखाया जो हिस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, तो आपको नाम मिलेगा दो ऐसे जर्नलिस्ट का। वॉशिंगटन पोस्ट उस अखबार या मीडिया चैनल का नाम, पहला जर्नलिस्ट उसमें था कार्ल बेरेनस्टीन और दूसरा था बॉब वुडमार्क। ये दो ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस वाटर स्कैंडल को खोद के निकाला था। आखिर ये वाटर स्कैंडल क्या था? बात है मेरी जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो इसको कंप्लीट सुनिएगा। तो रिचर्ड निक्सन ने अपने इलेक्शन के दौरान एक धांधली की थी, जिसमें सरकारी पैसे को बेतहाशा यूज करके वोट बैंक बनाया था और लैंडस्लाइड की तरह अपोजिट पार्टी का सफाया किया था और ना होने के बराबर अपोजिशन पार्टी को वोट मिला था और वो जीत गया था। आखिर इन दो जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और इन्होंने इसके पीछे राज खोजना चाहा कि आखिर क्या वजह थी रिचर्ड निक्सन के इस लैंडस्लाइड कामयाबी के पीछे। तो उन्होंने जब पता किया तो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के जरिए से उन्होंने पता लगाया कि इस जीत की सिर्फ एक ही वजह है कि सरकारी खजाने को इस तरीके से लूटा गया है कि लोगों को फीड किया गया है और उन्होंने वन साइडेड वोट किया है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि साल 1974 में 1974 के अंदर रिचर्ड निक्सन को अपनी कुर्सी से खुद ही इस्तीफा लिख के देना पड़ा कि उसे ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ, इन दो बंदों ने, जिनका मैंने नाम लिया है जर्नलिस्ट के फील्ड में, एक मानी तानी और टावरिंग पर्सनैलिटीज हैं। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया वो है कार्ल बेरेनस्टीन और दूसरा है बॉब मार्कवुड। तो यह है कारनामा मीडिया का कि एक बैठे हुए सदर रियासत को और प्रेसिडेंट को वो तख्ते हुकूमत से गिरा सकते हैं। और यह तारीख का सबसे बड़ा वाटरगेट स्कैंडल था जो कि बिलियंस डॉलर में था। और उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए, पेट्रियटिज्म को शो करने के लिए, वफादारी को अपने मुल्क के साथ जताने के लिए ऐसा काम किया जिससे देश को खोखला करने वाले सदर को अपनी उस मनमानी से ली हुई और बेईमानी से लिए हुए ओहदे से उतार गिराया। और सही मानों में देश की वफादारी भी इसी चीज को कहते हैं कि आपको एक बंदे से वफा नहीं होनी चाहिए या किसी कम्युनिटी से वफा नहीं होनी चाहिए, आपको देश के रिसोर्सेज के साथ वफा होनी चाहिए, आपको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वफा होनी चाहिए, आपको देश के एजुकेशन सिस्टम और इसकी पॉलिसी के साथ वफा होनी चाहिए। आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या कर सकती है, उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं, उसके लिए क्या सुविधाएं, फैसिलिटीज हैं, उसके मुतालिक लड़ना है। और उसी को हम असली देशभक्ति कहते हैं। एक शख्स से हम लोग वफादार हो सकते हैं, एक कम्युनिटी के साथ हम वफादार हो सकते हैं, लेकिन वो देश से वफादारी करना नहीं होता है, उसे हुबल वतनी और पैट्रियटिज्म के जुमरे में नहीं बांध सकते हैं। तो दूसरी बात जो मैंने आपसे शेयर की कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में से हिंदुस्तान की मीडिया 159 नंबर पर है, जो कि बहुत ही शेमफुल एक्ट है। यानी इसका सरल सा और आसान भाषा में अगर कहा जाए कि हिंदुस्तानी मीडिया फ्री नहीं है। यानी जो सवाल उसे करंट सरकार से पूछना चाहिए था, चाहे वो आज से पहले 10 साल की पहले की सरकार हो, 20 साल पहले की सरकार हो या अगले 50 साल में आने वाली सरकार हो, तो मीडिया के पास इतनी क्षमता, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बैठे हुए चीफ मिनिस्टर से, बैठे हुए गवर्नर के साथ, बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ आंखों में आंखें मिलाकर बात करे और उससे देश की इकोनॉमी पर सवाल करे, देश के अनएम्प्लॉयमेंट पर सवाल करे, देश की इंटरेस्ट रेट्स पर वो बात कर पाए और देश की डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क पर, एजुकेशन सिस्टम पर, हेल्थ फैसिलिटीज पर वो बात कर पाए। इसे कहते हैं मीडिया। अगर खुदा करे कि ऐसा ही हो कि हिंदुस्तान की इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर भी ऐसी मीडिया पनप जाए, ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्हें असली में मीडिया या जर्नलिज्म का पता हो, तो वो अगर सामने आ जाएं तो शायद ये देश चंद्रयान की तरह, जिस तरह चंद्रयान ने चांद पर लैंड किया था, उसी तरह से बहुत ज्यादा हाई स्पीड से
कहीं का कहीं पहुंच सकता है और अंडर डेवलपिंग कंट्री से निकलकर डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाएगा। टेक्नोलॉजी के दायरे की अगर बात की जाए तो जितने भी इक्विपमेंट्स हमारी हेल्थ के हैं वो जापानीज हैं, यानी जापान से इक्विपमेंट आता है। हमारा जो डॉक्टर है जिसकी हाई रेपुटेशन है वो अमेरिका जाकर बैठकर काम करता है, क्योंकि उसके लिए यहां पर कोई अवेलेबिलिटी और फैसिलिटी नहीं है। क्रीमी लेयर इस हिंदुस्तान की इस ज्योग्राफिकल एरिया से पलायन कर रही है और भाग रही है और वो दूसरे देशों में सिटीजनशिप ले रही है। यहां पर बचना है बस उन लोगों ने जो सिर्फ एक स्लोगन, एक नारे के पीछे दौड़ते हैं। हालांकि आज की इस मॉडर्न दौर में किसी को नारे के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई नारी तकबीर कह रहा है कि उसके पीछे लाइन लगी रहती है, कोई भारत माता कहता है तो उसके पीछे हुजूम खड़ा हो जाता है। तो यह कोई प्रोग्रेस करने वाली चीज नहीं है। हां, अलबत्ता रिलीजियस फेथ अपने अंदर की चीज है, उसे आप किसी शख्स के ऊपर जबरदस्ती उसे कंपेल नहीं कर सकते। करने का काम यह है कि जहां दुनिया आसमान की ओर बढ़ रही है वहां पर हम सबको एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा टारगेट अपने अंदर बना देना चाहिए कि पॉवर्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है और जो पीस है उसे वर्ल्ड वाइड कायम करने की सोचनी है। तो पर्सपेक्टिव था मेरा बात का कि जर्नलिज्म क्या कर सकती है। जर्नलिज्म अगर एक बैठे हुए राष्ट्रपति को कुर्सी से उतार सकती है तो क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि कड़क से कड़क सवाल उस शख्स से पूछे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, चाहे उसे जवाब देने की कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन लोगों को यह बात समझ आई कि वाकया इस बंदे ने, इस जर्नलिज्म के इस पेशे ने हुकूमत को ऐसे कटघरे में खड़ा किया है जहां से उसको सही से सही बात करने की और फैसले करने की कैपेसिटी बिल्ड हो, और अगर नहीं हो तो वो मजबूर होना चाहिए अपनी उस गद्दी और उसके कुरान तख्त को छोड़ने पर। यह है मीडिया का रूल और होना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक जो सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है इसमें अक्सर मेजॉरिटी को कंसीडर किया जाता है और माइनॉरिटी को इसमें नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अगर रूल्स देखे जाएं तो उसके हिसाब से सबसे पहले सिटीजन को एजुकेट होना चाहिए, लेकिन सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है कि ये जो हमारे सिटीजन हैं ये अनपढ़ रहे, इलिटरेट रहे, इनको हुकूमत की इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई खबर ना हो, इनको पॉलिसीज के मुतालिक कोई पता ही ना हो, इनको यूं कहा जाए कि जनाब आपके हिस्से में परमात्मा ने, क्रिएटर ने, खालिक ने, अल्लाह ने गरीबी लिखी है तो उसको तकदीर मान बैठे। हालांकि तकदीर नहीं है। जैसे मैं आपको कहूंगा, हजरत अली का वो सेइंग है, कॉल है कि अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में कोई शख्स भूखा मरता है तो उसका इल्जाम क्रिएटर को मत दो, उसका इल्जाम उस बंदे को दो जो वक्त का आपके पास सरबराह है, लीडर है, क्योंकि वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाया है आपके रिज़्क की, आपकी लिवलीहुड में जितने भी सामान लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से मैं समझा, शायद पाया। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि कमेंट सेक्शन में आकर मुझे सुजेस्ट करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए और उस पर बात की जानी चाहिए। तो साथ साथ में एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे इस पेज को फॉलो भी करें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, बल्कि शेयर जरूर किया करें, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करने से शायद आपको भी कुछ कंट्रीब्यूशन हासिल हो जाए कि अगर आप कह ना पाए लेकिन आप प्रोपागेट तो कर पाए।